कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई के प्रति आप कमिटेड होंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले महीनों में लगातार परीक्षाएं हैं और अगर आपका लक्ष्य अपने लिए एक सीट सुरक्षित करना है तो बिल्कुल आप सीरियस होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि बीपीएससी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। BSSC की भी जो है फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए बिहार में जो है नौकरी लेने का और एक अच्छे क्लास में नौकरी लेने का। BSSC की भी परीक्षाएं यूपी में आप देख रहे हैं कि उनकी तिथि आ चुकी है, कैलेंडर जारी हो चुका है और UPPSS की परीक्षा तो सामने ही है, लोअर की परीक्षा भी है। तो दोस्तों ये सारी जो परीक्षाएं हैं इनके मद्देनज़र आपका अपना चैनल नयन IAS जो है समर्पित है आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में नयन IAS यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहे हैं और उनसे आपको मदद भी मिल रही है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम GK की एक सीरीज चला रहे हैं। मैं आपको जो है इसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं दोस्तों, तो पिछली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ था, इसमें कुछ चीज़ें बची थी और उसको हम देखेंगे दोस्तों। और जो भी चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, सरल तरीके से मिस मत करें दोस्तों और इसका एक ब्रीफ नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में जहाँ तक हुआ था इसके आगे से हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने देखा था कि अंग्रेजों ने जो पश्चिमी तट का जो मुख्यालय था दोस्तों, जो पश्चिमी तट का मुख्यालय यहाँ जो है सूरत था, सूरत से हटा के किसको बना लिया था? मुंबई को। सूरत से हटा के मुख्यालय क्या बना लिया था? मुंबई को। ये पश्चिमी तट का जो है मुख्यालय ट्रांसफर हो चुका था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है घटनाक्रम हुआ। ठीक है, चलिए। एक नाम था दोस्तों गेरार्ड ऑन्गियर का, गेरार्ड ऑन्गियर। इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, बम्बई शहर की स्थापना की थी। बम्बई शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ही बम्बई शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? ये सूरत के प्रेसिडेंट थे। सूरत के क्या थे? ये सूरत के प्रेसिडेंट थे, सूरत के प्रेसिडेंट थे और बम्बई के क्या थे? ये गवर्नर थे, गवर्नर थे। नाम याद रखिएगा, गेरार्ड ऑन्गियर। इन्होंने ही बम्बई शहर की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। 1688 में क्या हुआ? जैसा कि आपको पता है हम घटनाक्रम को जो है सन से क्रम से लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1688 में क्या हुआ? 1688। इसमें कौन सी घटना घटी दोस्तों? बम्बई के गवर्नर थे, बम्बई के गवर्नर थे। नाम क्या था दोस्तों? जॉन चाइल्ड ने क्या किया दोस्तों? जॉन चाइल्ड ने क्या किया? जो पश्चिमी तट था, तो ये पश्चिमी तट पे मुगल बंदरगाह थे, इनका घेरा डाला। ये जो मुगल बंदरगाह थे जो है यहाँ पर, इसका घेरा डाला और अंत में क्या हुआ? घेरा डालने से मक्का जाने वाले, जो कि पवित्र स्थान है दोस्तों मुसलमानों का, मक्का जाने वाले जो भी हज यात्री थे, उनको क्या किया? बंदी बनाने का प्रयास किया। क्या किया? बंदी बनाने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो है ये जॉन चाइल्ड ने ट्रेस पासिंग करना शुरू कर दिया।
देखिए कहीं न कहीं इन्हें व्यापारिक छूटें मिल रही थी, धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, लेकिन ये अपनी हद से आगे भी बढ़ रहे थे। तो 1688 में जो है, जो मुंबई के गवर्नर थे, जॉन चाइल्ड इनका नाम था, इन्होंने क्या किया कि इन बंदरगाहों पर क्या किया, कब्जा जमाने की प्रयास किया और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे दोस्तों, उनको बंदी बनाने की कोशिश की। मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब थे, तो औरंगजेब ने इस घटना को जो है बहुत गलत माना और क्या किया, इसे क्या किया, भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। इसको भारत से भगाइए, ठीक है, इसको भारत से भगाओ। भारत से निष्कासित करने का आदेश किसको दिया, जॉन चाइल्ड को। क्लियर हुआ? चलिए, इसलिए ये घटना महत्वपूर्ण है। आप देखिए 1651 महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1651 ये किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें क्या हुआ, शाह शुजा ये कौन थे दोस्तों? बंगाल के क्या थे, नवाब थे, बंगाल के नवाब थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम इन्होंने, याद रखिएगा, जहां सर्वप्रथम आए वो जरूर याद रखिए, सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। मतलब अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? बंगाल के नवाब शाह शुजा ने। और इन्होंने जो व्यापारिक छूट दी, जो अनुमति दी, व्यापारिक अनुमति दी दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते थे? निशान कहते थे। ये एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा भी। निशान क्या था? ये बंगाल के जो नवाब थे शाह शुजा, इनके द्वारा दी गई व्यापारिक छूट, अंग्रेजों को बंगाल के नवाब शाह शुजा द्वारा दी गई व्यापारिक छूट क्या थी? निशान थी। ठीक है, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, एक पॉइंट ये हुआ आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह आप नोट्स में एक लाइन में नोट्स बनाना जो है, अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए। 1 पॉइंट में आप नोट्स बनाइए, बुलेट फॉर्म पे नोट्स बनाइए, तभी आपको याद होगा दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1698 की घटना है दोस्तों। क्या किया? सूतानाती, अंग्रेजों ने सूतानाती और कालीकट और 3 चीज थी, एक गोविंदपुर। ये 3 क्या थे दोस्तों? ये 3 जो है छोटे छोटे इलाके थे, सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। इन तीनों की जमींदारी क्या की दोस्तों? प्राप्त की। कितने में? इनकी जमींदारी प्राप्त की। इनकी जमींदारी इन्होंने एक्वायर की केवल 1200 रुपए में, 1200 रुपए मात्र। इन तीनों इलाकों की इन्होंने जमींदारी प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने। कितना पैसा देके? सिर्फ 1200 रुपए देके। ठीक है, सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पर क्या निर्माण किया? फोर्ट विलियम, इसका इन्होंने निर्माण किया। और यही बाद में क्या कहलाया? कलकत्ता। बाद में ये क्या कहलाया? कलकत्ता। आज क्या कहलाता है दोस्तों? कोलकाता। जो आधुनिक कोलकाता है, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, ये किससे बना? फोर्ट विलियम से बना। और फोर्ट विलियम कैसे बना? इन तीनों इलाकों का अधिग्रहण करके। अंग्रेजों ने इन तीनों को जो है क्या किया? इन तीनों को एक्वायर किया, इनकी जमींदारी ली। कितने में? 1200। ये घटना कब की है? 1698 की है। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह दोस्तों कलकत्ता की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी? कलकत्ता की। और प्रश्न ये भी पूछता है कि कलकत्ता की नींव किसके द्वारा पड़ी? तो जॉर्ज नॉक के द्वारा। जॉर्ज चारनॉक इसके लिए जिम्मेदार थे। मतलब किसने नींव डाली? जॉर्ज चारनॉक ने। कलकत्ता की नींव किसने डाली? जॉर्ज चारनॉक ने। ठीक है, चलिए, ये एक फैक्ट आपको पता चल गया दोस्तों। इसी तरह जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप इनको नोट करते रहिए। देखिए अंग्रेज दोस्तों किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह वो एक कदम के बाद अगला कदम उठा रहे हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पैठ बना रहे हैं और
अपना व्यापार तो साथ साथ वो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक शक्ति भी मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। कलकत्ता की तो स्थापना हो गई। आप देखिए एक सन और इम्पोर्टेंट है 1634। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई इसमें। देखिए अभी तक 15 वर्षों के लिए जो है व्यापार करने का एक तरह से जो है अधिकार किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद ने दिया था। 1634 में क्या हुआ दोस्तों? ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश संसद ने एक क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव को पारित करके उसने क्या किया कि वहां की जो समस्त जो है जनता थी, सभी प्रजा को व्यापार करने का अधिकार मिल गया। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार प्राप्त हो गया मतलब जो केवल जो है आरक्षित था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिकार, वो सारी जनता के लिए, वहाँ की सारी जनता के लिए सुलभ हो गया। देखिए दोस्तों, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, यहाँ के अधिकारी यहाँ से खूब सारा पैसा लेके अपने स्वदेश जाते थे, तो वहाँ के लोगों में भी जो है एक इच्छा जागी कि वहाँ पर इतना पैसा है, अगर हमको भी मौका मिले तो हम वहाँ, मतलब भारत की बात हो रही है या पूर्वी देशों की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है, तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि नहीं जो है हमको भी अगर मौका मिले तो हम भी वहाँ जाके पैसा कमाएंगे, व्यापार करेंगे। तो कहीं न कहीं संसद में मांग उठी, और संसद ने 1634, याद रखिएगा 1634 में ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया? एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब जो है आम जनता को भी आज़ादी है कि वो जाके व्यापार कर सकती है। ठीक है, ये एक जो है घटनाक्रम महत्वपूर्ण था। चलिए अब ये हो गया दोस्तों जो है अंग्रेजों का हिसाब किताब। अब आगे इसके जो हमें पढ़ना है फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को भी देख लिया जाए दोस्तों कि किस तरह फ्रांसीसियों ने जो है, किस तरह फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं दोस्तों फ्रांसीसियों के व्यापार को। ठीक है, अब फ्रांसीसी को आपको पता है दोस्तों, ये सबसे लेट आए। फ्रांसीसियों के व्यापार को हम देखेंगे, ये काफ़ी लेट आए। फ्रांसीसियों का आगमन काफ़ी लेट हुआ। ये आते हैं 1668 में, 1668 में आते हैं, और इसमें जो है ये क्या करते हैं दोस्तों? फ्रैंको कैरो इसने क्या किया दोस्तों? सूरत में एक कोठी की स्थापना की। सूरत में एक कोठी या व्यापारिक कारखाना कह लीजिए, कोठी की स्थापना की। 1668 में इन्होंने सूरत में एक कोठी की स्थापना कर ली। अब देखिए, नाम याद रखिएगा, फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में कोठी की स्थापना की गई, फ्रांसीसी कोठी की। ठीक है, फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, पांडिचेरी के बारे में भी आप जान लीजिए। 1674 की घटना है दोस्तों, 1674 की घटना है। एक फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक था। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक था, फ्रांसीसी निदेशक। ये इसका नाम क्या था दोस्तों? फ्रेक्विस मार्टिन। अब फ्रेक्विस मार्टिन ने क्या किया दोस्तों? इसने वालीकोंडापुर के सूबेदार थे। वालीकोंडापुर का जो है एक इलाका था दोस्तों। ठीक है, वालीकोंडापुर का एक इलाका था, वहां पर जो है एक सूबेदार था। यहाँ का एक सूबेदार था शेर खां। इससे इन्होंने क्या किया? पांडिचेरी को प्राप्त किया। पांडिचेरी। फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक थे, नाम था फ्रेक्विस मार्टिन। इन्होंने वालीकोंडापुर के शेर खां, जो यहाँ का क्या था दोस्तों?
सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। इस सूबेदार से इन्होंने क्या प्राप्त किया? पांडिचेरी को प्राप्त किया। ठीक है, इसका नाम क्या था? पुदुचेरी था उस समय। ये तो आधुनिक नाम है। ये क्या नाम है दोस्तों? आधुनिक नाम। और उस समय क्या था? पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी ही कालांतर में क्या बन गया? पांडिचेरी बन गया। तो इस तरह पांडिचेरी के बारे में आपको जानना चाहिए कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक जो फ्रैंकोइस मार्टिन थे, इन्होंने शेरखां से प्राप्त किया इसको। किसको? पुदुचेरी को। बाद में ये पांडिचेरी के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो घटना है, इस समय क्या था दोस्तों? इस समय जो है यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़े हुए थे और वहां पर जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कहां पर? किस देश में? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया देश में, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध बैकग्राउंड में चल रहा था। अब इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ये पूछता है दोस्तों, इसको याद रखिए। ये कब हुआ? 1746 से 1748 तक। 1746 से 1748 तक। ठीक है, ये हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्लियर हुआ? क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये किससे प्रभावित था? ये ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उससे यहाँ पर ये युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, 1748 में क्या हुआ? ये घटनाक्रम आप देख लीजिए। 1748 में ऑस्ट्रिया में क्या हुई? एक संधि हुई। कौन सी संधि? ए ला शापल की संधि। कौन सी संधि थी? एला शापल की संधि। वहां पर हुआ। ऑस्ट्रिया में एक संधि हुई 1748 में। 1748 में एक संधि हुई और ऑस्ट्रिया का युद्ध क्या हुआ? इसके द्वारा समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया का युद्ध क्या हो गया दोस्तों? इसके द्वारा समाप्त हो गया। अब ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया तो इसी की बैकग्राउंड में तो कर्नाटक युद्ध चल रहा था। तो आप देख रहे हैं 1746 में कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ दोस्तों, और 1748 में ए ला शापल की संधि जो यहाँ हुई, इसी के साथ कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो गया। कौन सा युद्ध खत्म हो गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त। कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। और जो मद्रास था, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ? मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? ऑस्ट्रिया में, यूरोप में ऑस्ट्रिया है दोस्तों, यूरोप में ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ? ये युद्ध शुरू हुआ 1746 में शुरू हुआ, 1748 में खत्म हुआ। किसके साथ? वहां पर जो है अला शापल की संधि हो गई, तो वहां उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया, यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। चलिए, ये घटनाक्रम क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, तथ्य तो है लेकिन आपको इसको समझते हुए क्रम से पढ़ना है। ठीक है, क्रम से आपको इसको समझते हुए पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा युद्ध भी शुरू होगा 1749 में। 1749 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया दोस्तों। और इसमें क्या हुआ? पांडिचेरी के संधि के साथ ये खत्म हुआ। 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला है। ठीक है, और 1755 में पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि।
क्लियर हुआ। 1755 में हुई पांडिचेरी की संधि, इसी के साथ युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्लियर हुआ। जो युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में शुरू हुआ था, 54 तक चला, 55 में पांडिचेरी की संधि के साथ ये खत्म हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, उसका नाम था डुप्ले। ये बहुत ही दूरदर्शी और कूटनीतिक व्यक्ति था दोस्तों, लेकिन युद्ध है तो हार और जीत लगी रहती है। इस युद्ध में डुप्ले की हार हुई, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुई और इसको जो है फ्रांस वापस बुला लिया गया, इसको फ्रांस वापस बुला लिया गया, इसकी जगह दूसरे गवर्नर को भेज दिया गया, ठीक है। अब समझिएगा इसका परिणाम क्या हुआ कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरे युद्ध में इतनी बातें हैं। अब होता है तीसरा युद्ध। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, तीनों युद्ध आपको घटनाक्रम के साथ याद रखना है, ठीक है। तीसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1756 में। 1756 से 1763, 1756 में शुरू हुआ, 1763 में खत्म हुआ। ये था तीसरा, थर्ड वार, तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये था तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। यह युद्ध कैसे खत्म हुआ, पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से खत्म हो गया, हो गया। क्लियर हुआ। पेरिस की संधि के साथ ये भी युद्ध खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, ये तीनों युद्ध खत्म हो गए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी, निर्णायक, वो याद कर लीजिएगा 1760। ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना ने इसमें क्या किया, अंग्रेजी सेना ने, इनके जो है कप्तान कौन थे, सर आयरकूट थे। क्या थे, सर आयरकूट, सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया, फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। क्लियर हुआ। किसके नेतृत्व में हारे थे, किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने हराया था, सर आयरकूट के नेतृत्व में। और कौन सी लड़ाई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, वांडीवास, वांडीवास का युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वांडीवास के युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, ठीक है। फ्रांसीसियों का काम जो है 35 हो गया या खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ये कहानी जो है युद्ध की यहाँ पर समाप्त हो गई। वैसे भी फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं थे दोस्तों। अब देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लीजिए। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को क्या किया, फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब जब हार ही गए फ्रांसीसी तो क्या कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, छीन लिया। पहले पांडिचेरी किसके पास थी, फ्रांसीसियों के पास थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया, फ्रांसीसियों से छीन लिया। क्लियर हुआ। ये कब हुआ, 1761 में। 1760 में हरा दिया जब, तो एक साल बाद इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से वापस छीन लिया। चलिए एक चीज, अब दोस्तों 1763 में क्या हुआ, फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। चंद्रनगर को छोड़कर बाकी प्रदेशों को लौटा दिया। और जब तक भारत आजाद हुआ तब तक बाकी चीजें इसके फ्रांसीसियों के कब्जे में बनी रही। चंद्रनगर को रख लिया, बाकी सबको लौटा दिया। चलिए अब ये कहानी हो गई खत्म। अब दोस्तों क्या है,
अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे डुप्ले के बारे में बात करें थोड़ी सी, डुप्ले के बारे में बात करें दोस्तों, तो डुप्ले ने क्या किया, पहली बार इसने क्या किया, इसने पहली बार दोस्तों क्या किया, एक कूटनीतिक काम किया कि भारतीय राज दरबारों में, वो डुप्ले ही पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय राज दरबारों में राजकीय व्यय पर क्या किया, यूरोपीय सेनाओं की नियुक्ति। बहुत ही चालाक आदमी था दोस्तों, डुप्ले जो था बहुत ही चालाक आदमी था, बहुत कूटनीतिज्ञ आदमी था। अब सोचिए, यूरोपीय सेना की आवश्यकता इनके लिए थी, लेकिन अपनी रणनीति से उसने क्या किया कि अगर जो है आपको कोई सुरक्षा की चिंता होगी तो हम सेना के साथ आपकी मदद करेंगे। इसने क्या कूटनीतिक काम किया, भारतीय राज दरबारों में मतलब इन्हीं के पैसे से अपनी यूरोपीय सेनाओं की नियुक्ति कर दी। तो मतलब समझिए सारा खर्च जो है भारतीय राज दरबार उठाएंगे। सेना का एक भारी भरकम खर्च होता है दोस्तों, वो सारा कौन उठाएगा, राज दरबार उठाएगा, ये यहाँ के राजा उठाएंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी कूटनीति थी ये। अब ये कूटनीति प्रयोग की डुप्ले ने पहली बार, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने यूरोपीय हितों के लिए पहली बार क्या किया दोस्तों, के लिए पहली बार शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। सबसे पहले अगर कहा जाए कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किसने किया, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किसने किया, तो वो डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने सबसे पहले भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो इसका दो महत्वपूर्ण योगदान है। पहली चीज इसने ये किया कि राजकीय व्यय पे जो है यूरोपीय सेनाओं की नियुक्ति कर दी राज दरबार में, और दूसरा काम क्या किया दोस्तों, दूसरा काम इसने ये किया कि जो है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया ताकि यूरोपीय जो है देशों के लिए या उनकी कंपनियों के लिए रास्ता प्रशस्त हो सके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगली चीज। सोचिए कितने दूरदर्शी थे दोस्तों, ठीक है। यहीं के राज दरबार में यहीं के राजाओं से अपनी सेनाओं का व्यय वसूलते थे। सोचिए ये दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। चलिए 1664 में इनकी कंपनी बनी थी। अब इनकी भी एक दोस्तों क्या थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी भी जो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 में हुई थी। इसका नाम क्या था दोस्तों, कंपनी, नाम बहुत अलग था, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलस। अब सोचिए नाम ही याद नहीं होगा, ओरिएंटलस ये नाम था इस कंपनी का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका नाम क्या था, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलस, ठीक है। कब बनी ये, 1664। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये लुई 14 के मंत्री थे। लुई 14वां जो था, 14वां इसके मंत्री थे, उनका नाम क्या था दोस्तों, काल्बर्ट के मंत्री, काल्बर्ट द्वारा, किसके द्वारा, काल्बर्ट द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस कंपनी की क्या है दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया, सरकार ने, और इस कंपनी का सारा जो खर्च है वो कौन देती थी, सरकार देती थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों वाली, उसका खर्च व्यय सरकार नहीं देती थी, वो कंपनी खुद उठाती थी। सरकार ने केवल उसको आज्ञा पत्र दिया था, व्यापार करने का एक आज्ञा पत्र दिया था बस, ठीक है, खर्च उसका खुद का था। तो चलिए एक चीज ये हो गई, ठीक है, इसके बारे में कहानी खत्म हो गई। अब देखिए अब महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों,
इस टॉपिक में चीजें खत्म हो चुकी हैं। बिहार, उस समय दोस्तों एक चीज ये जानना जरूरी है कि शोरा और अफीम यहां से बहुत निर्यात होता था, ठीक है। ये कहाँ जाता था? यूरोप को। इनको शोरा और अफीम जो था बहुत पसंद था। क्या था? इनको बहुत पसंद था। बिहार, बिहार दोस्तों अफीम के लिए प्रसिद्ध था। बिहार उस समय जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध था। यहीं से अफीम जो है जाता था। चलिए, क्लियर हो गया। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, एक कंपनी और थी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें दो बातें हम केवल आपको बताएंगे। डेन भी आए, मतलब डेनमार्क की भी कंपनी आई यहाँ पर। डेन, डेन मतलब डेनमार्क। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें दो तथ्य हम आपको बता दें केवल। इसकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना कब हुई? 1616 में। और 1845 में क्या हुआ? अंग्रेजों को इन्होंने ये कंपनी ही बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी। आप सोचिए, खत्म हो गई कहानी। मतलब ये उतना उन्नति नहीं कर पाए, इनको लगा कि हम फाइट नहीं कर पाएंगे। बाद में इन्होंने क्या किया? 1845 में अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच दी। क्लियर हुआ? तो डेन का काम यहाँ से खत्म हो गया। तो ये जो है सारी कंपनियों के बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। ये यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सब कुछ मैंने बता दिया दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं छूटा है। इससे संबंधित आप कहीं से प्रश्न करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिएगा, यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा। बहुत मेहनत से टॉपिक जो है तैयार किया गया है दोस्तों। तो आप अगर टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से नोट्स बना लेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आपका एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाए पढ़ने के लिए, लेकिन आप कंफर्म हो सकते हैं कि इससे सवाल ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो मैंने हाईलाइट भी किया है बार बार, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आज आधुनिक भारत का खत्म हो गया दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, और इसी तरह दोस्तों बने रहें। और कोई समस्या है तो हमें कमेंट जरूर करें। नैन IAS पे हर विषय की विषयवार जो है प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ जाएं और विषय को पढ़ें, और आपको निश्चित लगेगा कि पूरी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और इसी तरह आप मेहनत करें दोस्तों, और लगातार अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।